आते हैं साधारण ऋतु अर्थात शोधन योग्य ऋतु। शरद ऋतु में पित्त प्रकोप इसलिए विरेचन एवं रक्तमोक्षण। प्रावृत ऋतु वात प्रकोप इसलिए वस्तीकरण। वसंत ऋतु कफ प्रकोप, तीक्ष्ण वमन और तीक्ष्ण नस्यकर्म। ग्रीष्म, वर्षा और हेमंत क्रमशः अधिक उष्ण, अधिक वर्षा और अधिक शीत वाली होती हैं। इन ऋतुओं के मध्य में प्रावृत, शरद और वसंत ये 3 ऋतुएं साधारण होती हैं। अब आते हैं ऋतु संधि पे। ऋतवर और अंत्यादि सप्ताह ऋतु संधि ऋति स्मृतः। 2 ऋतुओं के जोड़ को ऋतु संधि कहते हैं। वर्तमान ऋतु का अंतिम सप्ताह और आने वाली ऋतु का प्रथम सप्ताह अर्थात यह 14 दिन का समय ऋतु संधि है। ऋतु संधिचर्या। ऋतु संधि में वर्तमान ऋतुचर्या का क्रमशः धीरे धीरे परित्याग तथा आने वाली ऋतुचर्या का क्रमशः धीरे धीरे सेवन या प्रारंभ करना चाहिए, जिसे हम कहते हैं पदांशिक क्रम। क्योंकि वर्तमान ऋतुचर्या का सहसा त्याग तथा आगामी ऋतुचर्या का सहसा सेवन करने से असात्मजन्य व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। ये तो पदांशिक क्रम पे आते हैं। इसका सेवन कैसे पदांशिक क्रम का सेवन किया जाता है। पहले दिन में 1 भाग आगामी ऋतु और 3 भाग वर्तमान ऋतु का आहार विहार। द्वयांतर यानी 2 से 3 दिन में 2 भाग आगामी ऋतु आहार विहार और 2 भाग वर्तमान ऋतु का। चौथे, 5वें और 6ठे दिन में 3 भाग आगामी ऋतु का और 1 भाग वर्तमान ऋतु का और 7वें दिन से 4 भाग अर्थात पूर्ण आगामी ऋतु आहार विहार का सेवन किया जाता है। पदांशिक क्रम का महत्व क्या होता है। पदांशिक क्रम द्वारा अपचित दोषों निर्हरित की पुनः उत्पत्ति नहीं होती एवं क्रमशः हितकर आहार विहार के सेवन से उत्पन्न किए गए गुण स्थिर बने रहते हैं। एक आता है यम दृष्टा काल। इसमें शारंध्र संहिता में वर्णन मिलता है। यम दृष्टा काल ऋतु संधि के समान है। ऋतु संधि हर 2 ऋतु के बीच में आता है, लेकिन यम दृष्टा काल का वर्णन कार्तिक मास एवं मार्गशीर्ष के बीच के समय में किया गया है। परिभाषा। कार्तिक मास के अंतिम 8 दिन और मार्गशीर्ष के प्रथम 8 दिन कुल 16 दिन को यम दृष्टा काल कहा गया है। यहाँ यम दृष्टा का अर्थ है यम के दांत का जैसे शरीर पर हानिकारक प्रभाव होता है, इस समय अल्प आहार सेवन का उल्लेख है। यम दृष्टा काल में आहार तथा विहार का ऋतु संधि काल की तरह पदांशिक क्रम पालन करना चाहिए। यहाँ पे ऋतु हरितकी का उल्लेख है। हरितकी का अलग अलग ऋतु में किन किन अनुपानों के साथ सेवन किया जाता है ये बताया गया है। जैसे वर्षा ऋतु में सैंधव के साथ, शरद में शर्करा, हेमंत में शुंठी, शिशिर में पिपली, वसंत में मधु और ग्रीष्म में गुड़। ऋतु विपर्य। ऋतु विपर्य एवं ऋतु साथ में यह 2 शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं। इन शब्दों का वर्णन बृहत्त्रयी एवं लघुत्रयी में सविस्तार किया गया है। रोगों के साथ या साध्यता का वर्णन करते समय कहा है कि ऋतु विपरीत से व्याधि असाध्य हो जाती है। यहाँ ऋतु विपर्याय का अर्थ है शरद ऋतु में प्राकृत रूप से पित्त का प्रकोप होता है, हेमंत में श्लेष्मा का संचय एवं ग्रीष्म में पित्त का संचय होता है, परंतु शरद ऋतु में वात दोष का प्रकोप, हेमंत में पित्त दोष का प्रकोप एवं ग्रीष्म में श्लेष्मिक दोष का प्रकोप होना ऋतु विपर्य है। ऋतु विपर्य से ज्वर, अतिसार आदि रोगों की उत्पत्ति होती है। ऋतु विपर्य का अर्थ है ऋतु के विपरीत आहार विहार का सेवन करना, प्रज्ञा अपराध या ऋतु के विपरीत लक्षण एवं प्रभाव दिखना, ये ऋतु विपर्य कहलाता है। अब उदाहरण के तौर पे कॉस्मिक इफेक्ट और प्रज्ञा अपराध। अनिवार्य हेतु और निवार्य हेतु। शीत ऋतु में अधिक उष्णता होना, अधिक वायु का बहना, अधिक धूप पड़ना आदि। वहीं निवार्य हेतु में वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होना,
इसके विपरीत आहार विहार सेवन जैसे दीवा स्वप्न, गुरु अम्ल मधुर आहार सेवन। उष्ण ऋतु में अत्यंत वर्षा होना, अत्यंत शीत लगना, इससे व्याधियों की उत्पत्ति होती है। निवार्य हेतु में हेमंत ऋतु में प्रवात सेवन, उद्मंत प्रमिताहार सेवन, ग्रीष्म ऋतु में धूप सेवन के पश्चात तुरंत शीतल जल पीना या शीतल निवास में रहना, शीतकाल में शीताहार का सेवन, उष्ण काल में अधिक धूप सेवन और कटु आहार सेवन, इन सबसे व्याधियों की उत्पत्ति होती है। ऋतु विपर्य का प्रभाव क्या है? अतिसार, कुष्ठ आदि त्वक विकार, प्रतिशाय, ज्वर, बलक्षय आदि विकार व्यक्त होते हैं।